कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। साहिल ने टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर न्यूज़ एंकर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विक्रम चौधरी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। साहिल को ये न्यूज़ देखकर कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि वो सोफे पर बैठकर न्यूज़ एंकर की बात सुनने लगा। टीवी स्क्रीन पर विक्रम चौधरी का घर दिखाया जा रहा था, जिसके बाहर मीडिया के लोग खड़े हुए न्यूज़ दे रहे थे। इस वक्त हम विक्रम चौधरी के बंगले के बाहर हैं। हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से विक्रम चौधरी परेशान लग रहे थे। पिछले दिनों उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसकी भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी शादी की रात विक्रम चौधरी की बेटी कहीं चली गई थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी अंजलि का अपहरण हुआ था। लेकिन मामला क्या था ये साफ नहीं हो पाया है। और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि विक्रम चौधरी पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे। उनका सारा बिजनेस डूब चुका था। यहाँ तक कि ये बंगला जो आप देख रहे हैं ये भी नीलाम होने वाला था। ये दोनों बातें उनके हार्ट फेल की अहम वजह बताई जा रही है। न्यूज़ एंकर और भी बहुत कुछ बता रही थी और साहिल के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। कहीं मॉम ये न्यूज़ ना देख ली। साहिल सोचते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन अनामिका को न्यूज़ देखते देख साहिल वहीं सीढ़ियों पर रुक गया। आहट पर अनामिका ने सिर घुमाकर साहिल को देखा। साहिल ने अपनी मॉम की आंखों में बहुत से सवाल देख लिए थे। अनामिका फिर से न्यूज़ देखने लगी। साहिल चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा तो उसे अनामिका ने पुकारा। साहिल ने एकदम आंखें बंद कर ली। साहिल इधर आओ। साहिल आंखें खोलता है, घूमा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आया। तब तक अनामिका टीवी बंद कर चुकी थी। क्या है ये सब? अनामिका साहिल के सामने आते हुए बोली। क्या मॉम? अच्छा, आप इस न्यूज़ की बात कर रही हैं। अच्छा, वाह, यही होना चाहिए था विक्रम चौधरी के साथ। अनामिका साहिल को देखे जा रही थी। मॉम, वक्त जब इंसाफ करता है तो कोर्ट कचहरी गवाहों और सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं विक्की की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? साहिल बोला। विक्की की बेटी के साथ ये सब तुमने किया है? अनामिका की बात सुनकर साहिल चुप रहा। तो ये थी तुम्हारी डील जिसके लिए तुम शहर से बाहर गए हुए थे? मॉम, क्या मॉम, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अनामिका को गुस्सा आ रहा था साहिल की इस हरकत पर। उस विक्रम चौधरी को बताना जरूरी था कि जब किसी की बहन बेटी अपनी ही शादी के मंडप में नहीं पहुंचती है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, क्या क्या सुनने को मिलता है उस परिवार को। तो तुम्हें क्या मिला ये सब करके? बोलो। ये जो तुमने किया है उससे तुम में और विक्की में क्या फ़र्क रह गया? अगर विक्की गुनहगार था तो ये सब करके तुम भी उतने ही गुनहगार हो गए हो, क्योंकि तुमने एक मासूम की ज़िंदगी खराब की है। साहिल चुपचाप खड़ा अनामिका की बात सुनता रहा। विक्की ने जो किया उसे उसकी सज़ा मिल गई, लेकिन विक्की के किए की सज़ा तुमने उसकी बेटी को क्यों दी? उसकी क्या गलती थी? क्योंकि वो विक्रम चौधरी की बेटी है, इसलिए उसे सज़ा मिली। साहिल जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रहा था एकदम बोल पड़ा। जैसे माँ बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा होता है, उसी तरह माँ बाप के किए गुनाह में भी उनका हिस्सा होता है, इसलिए सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी किए की सजा आगे तुम्हारे बच्चे भुगते? साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी तुम विक्रम चौधरी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, लेकिन ये सब करोगे ये नहीं सोचा था। तुमने अंजलि के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। अनु नाश्ता बना लाई, लेकिन अंजलि का मन नहीं था नाश्ता करने का। क्या अंजलि, तुम अभी तक ऐसी ही बैठी हो? चलो उठो, नाश्ता कर लो। अंजलि के मना करने के बावजूद अनु ने उसे जबरदस्ती नाश्ता कराया और बोली, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो अंजलि। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो अगर किसी और लड़की के साथ हुआ होता तो वो अब तक टूट चुकी होती और कोई गलत कदम उठा चुकी होती, लेकिन तुमने हर चीज़ को फेस टू फेस कबूल किया। बस अब थोड़ी सी हिम्मत और जुटा लो और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। सब कुछ नीलाम होने के बाद अनु अंजलि को अपने साथ ले आई थी और अब वो अंजलि को समझा रही थी। अनु की बात का असर था कि अंजलि जॉब ढूंढने निकल पड़ी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी।
उस दिन भी वो इंटरव्यू देकर लौटी थी कि अनु ने बताया कि कोई उससे मिलने आया है और गेस्ट रूम में इंतज़ार कर रहा है, तो अंजलि बैग वहीं रखकर गेस्ट रूम की तरफ चल दी। जी आप कौन? अंजलि बोली। मैं अनामिका। अनामिका? गौरी वर्मा की भाभी, अंजलि बड़बड़ाई। हाँ वही अनामिका, अनामिका बोली। आप बैठिए, अंजलि बामुश्किल बोली। कैसे आना हुआ आपका? तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ उस गलती की जो मेरे बेटे ने की। साहिल ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो चुका है। जानती हूँ मैं, अगर नुकसान हो जाए तो बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने यह हरकत की है। अंजलि कुछ नहीं बोली। विकी ने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिली। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे डैड ने कुछ नहीं किया था, वो बेगुनाह थे। अंजलि एकदम बोली। आपके बेटे की सारी बातें सुनकर एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे डैडी गुनहगार हैं, लेकिन जब डैड ने मुझे सारी हकीकत बताई और उन्होंने मेरी कसम खाई, तब मुझे पता चला कि वो बेगुनाह है और कोई बाप अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकता है। गौरी की मौत के बाद ये बात राज ही रह गई कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। वक्त के साथ साथ ईशांत और मैंने गौरी की मौत को कबूल कर लिया, लेकिन साहिल के जहन में वो सारी बातें रच बस गई थी कि वो छोटा बच्चा था, अपनी बुआ के बहुत करीब था। बहुत कम उम्र में उसने अपनी बुआ के बारे में क्या क्या बातें सुनी थी। कब वो विकी से नफरत करने लगा पता ही नहीं चला। आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ जो इल्ज़ाम आपके परिवार ने मेरे डैडी पर लगाए हैं वो आप वापस ले लें। मेरे पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए कि मेरे डैडी बेगुनाह थे, लेकिन मैं जानती हूँ वो बेगुनाह थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनके नाम पर किसी तरह का कोई दाग लगे। अंजलि रो पड़ी। प्लीज़। अनामिका ने अंजलि के हाथों को पकड़कर उसे गले से लगा लिया। मुझे विक्की से कोई शिकायत नहीं है। अंजलि को एक अच्छी जॉब मिल गई थी। काम से लगकर अंजलि बहुत हद तक संभल गई थी। अनामिका अंजलि से मिलने आती रहती थी। अनामिका चाहती थी कि अंजलि उसके साथ रहे, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया था। उस दिन भी अनामिका अंजलि को समझा रही थी कि उसके साथ चले। बस अंजलि, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जल्दी से कपड़े पैक करो फटाफट। लेकिन मैं ऐसे, बस कह दिया ना चलो तो बस चलो। आंटी जब इतना फोर्स कर रही है तो चली जाओ, अनु बोली। अंजलि ने हथियार डाल दिए और अनामिका के साथ उसके घर आ गई। ये इत्तेफाक था कि घर में घुसते हुए अंजलि का सबसे पहले साहिल से सामना हुआ। साहिल ने अनामिका के साथ अंजलि को देखा तो वो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया, जबकि अंजलि के कदम अपनी जगह जम से गए थे। तुम रुक क्यों गई? आओ। अंजलि चुपचाप अंदर आ गई। अनामिका ने साहिल को विकी के बारे में सब बताया जो अंजलि ने बताया था, लेकिन साहिल विक्रम चौधरी को बेगुनाह मानने को तैयार ही नहीं था। आज बहुत दिनों बाद अनु और अंजलि अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप में बैठी कॉफ़ी पी रही थी कि तभी संजय किसी लड़की के साथ वहाँ आया था। अनु संजय को देखती थी, लेकिन अंजलि नहीं। संजय की तरफ अंजलि की पीठ थी। संजय ने भी उन दोनों को देख लिया था। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अनु बोली और जल्दी से बिल पे करने के लिए वेटर को बुलाया। अरे इतनी जल्दी क्या है? कॉफ़ी तो पी लो, वो तो ऐसी ही रखी है। वेटर बिल ले आया। अनु ने बिल दिया और अंजलि का हाथ पकड़ती कॉफ़ी शॉप से बाहर आ गई। रुको तो सही, अंजलि कहती रही, लेकिन अनु उसका हाथ पकड़े चली जा रही थी। तुम मुझे वहाँ से इसलिए ले आई कि मुझे संजय को किसी और लड़की के साथ देखकर तकलीफ होगी? अंजलि ने शीशे में संजय को देख लिया था। अंजलि की बात पर अनु रुक गई। मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे संजय का असली चेहरा तो मेरे सामने आ गया। अगर वो मुझसे सच में प्यार करता तो वो इस बुरे वक्त में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन तुम्हारी किडनैपिंग के बाद संजय ने तुम्हें ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता था, फिर संजय एकदम कैसे बदल गया? सब पैसे का खेल है। उसे मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो उसकी मोहब्बत भी खत्म। सर, आपने ये फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा था, ये कंप्लीट कर दी है। ओके। अमर अंजलि से फाइल लेकर देखने लगा, तभी वॉशरूम से साहिल निकल आया। साहिल और अंजलि एक दूसरे को देखकर चौंक गए। अमर ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर से फाइल में घुस गया। साहिल ने अमर को देखा जो फाइल देखते हुए मुस्कुरा रहा था और साहिल की सब समझ में आ गया था। मिस अंजलि, आप ये फाइल सबमिट कर दीजिए। अमर से फाइल लेकर अंजलि बाहर निकल गई।
तो ये है तुम्हारी नई सेक्रेटरी जिसकी तारीफ कर करके तुमने इतने दिनों से मेरा दिमाग खा रहा था। साहिल की बात पर अमर कुछ नहीं बोला, वो बस होठ सिकोड़ कर मुस्कुराता रहा। वहाँ मॉम ने उसे लाकर बैठा दिया। यहाँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लेता हूँ, तो यहाँ तुमने भी इसे। साहिल बोलते बोलते रुक गया। क्या मॉम ने? और तुमने कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की। रिलैक्स यार, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ये बस इत्तेफाक है कि अंजलि यहाँ काम करती है, अमर बोला तो साहिल ने एक आंख टेढ़ी करके उससे देखा। मैं भी अंजलि को यहाँ देखकर चौंक गया था। मिस्टर चौबे ने अंजलि को अपॉइंट किया है क्योंकि ये काम उन्हीं के अंडर होता है। अब ज़्यादा ना सोच, मैं तुझे अच्छे से कॉफ़ी पिलाता हूँ। अमर ने इंटरकॉम पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वो तीनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। अंजलि ने साहिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस अपना नाश्ता करने में लगी रही, जबकि टेबल पर अंजलि को देखकर साहिल के माथे पर सिलवटें उभर आईं। तुम्हारे सिर का जख्म कैसा है अब? अनामिका बोली। अब तो ठीक है मॉम, बस निशान बाकी हैं। जख्म का सुनकर अंजलि का हाथ रुका, लेकिन उसने सिर उठाकर नहीं देखा। वो धीरे धीरे नाश्ता करती रही। साहिल ने देखा कि अंजलि का कोई रिएक्शन नहीं था, तो उसने गुस्से में कहा, भगवान करे जिसकी वजह से मेरे सिर पर ये चोट आई उसका भी सिर फूटे। अंजलि के गले में कुछ अटका और वो खांसने लगी। आराम से अंजलि, कोई जल्दी नहीं है। अनामिका ने पानी का गिलास अंजलि की तरफ बढ़ाया। मैं तो कहता हूँ उसके सिर में ऐसी चोट लगी कि डॉक्टर उसे टकली कर दे। साहिल अंजलि को गुस्सा दिलाने को बोला, लेकिन अंजलि कुछ नहीं बोली। हाँ, अनामिका जरूर बोल पड़ी। टकली कर दे मतलब? तुम्हारा एक्सीडेंट करने वाली क्या कोई लड़की थी? अंजलि ने एकदम अनामिका को देखा और फिर साहिल को। और क्या मॉम, वो लड़की ही थी। मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। अंजलि की आंखों में बेचैनी देखकर साहिल मजे से बोला। खैर छोड़ो, अब ऐसा मत कहो, अनामिका बोली। मॉम, आप मेरी माँ हैं या उसकी किसी और की हिमायत करते देख साहिल ने गुस्से में बोला। हो जाती है गलती कभी कभी अनजाने में। अब उसने जानबूझकर तो तुम्हारा एक्सीडेंट किया नहीं होगा। मॉम, कहीं आपने मुझे गोद तो नहीं लिया था? साहिल अब थोड़ा मजाक के मूड में बोला। अनामिका ने साहिल के 2-3 चपत लगाई। आप बेफिक्र रहें, सारा काम प्लान के मुताबिक ही होगा और उसे खबर भी नहीं होगी। अमर फ़ोन पर किसी से कह रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो इसमें हमारी मदद करेगा। बस कुछ दिन की बात है, फिर सब सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अमर ने फ़ोन बंद किया तो साहिल उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था। अमर हड़बड़ा गया। नहीं नहीं, वो तुम्हें बताया था ना, ज़मीन जो खरीदी थी उसके कागजात बनवाने में परेशानी आ रही थी, तो उसे ही सेट करने की बात कर रहा था। अमर बोला। अरे हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। परसों रॉयल डी होटल में पार्टी है और तू मेरे साथ चल रहा है। वहाँ मिस्टर आर्यन भी आ रहे हैं, तो उनसे बिजनेस की कुछ बात भी करनी है। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे एडवोकेट सतीश से मिलने जाना है, साहिल बोला। साहिल ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लगेज खोल के देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था। साहिल खड़ा कुछ देर सोचता रहा, कुछ और करना पड़ेगा। साहिल सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी वक्त अंजलि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो साहिल को कमरे में देख चौंक गई और बोली, आप मेरे कमरे में? साहिल बौखला गया। अपना चार्जर लेने आया था जो ड्रॉ में रखा था। साहिल एकदम बाहर निकल गया। किस चार्जर की बात कर रहे थे ये? इनके हाथ में तो कोई चार्जर नहीं था, अंजलि अपने आप से बोली। होटल रॉयल डी की टेरेस लाइटों से जगमगा रही थी। अंधेरी रात में रंगीन बल्ब जगमगाते हुए बड़ी खूबसूरत लग रही थी। एक तरफ मध्यम संगीत बज रहा था, जिससे एक अलग ही खुशनुमा माहौल बन गया था उस पार्टी में। अनु पार्टी का सारा अरेंजमेंट देख रही थी, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी और जॉब भी। सारे गेस्ट आ चुके थे। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, वुमेन इस पार्टी में शामिल थे। अमर और साहिल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि साहिल की नज़र अंजलि पर पड़ी। वो बड़े से शीशे के दरवाजे को पार करके अंदर आ गई और इधर उधर देखने लगी। बहुत देर तक वो ऐसे ही किसी को तलाश करती रही, फिर एक लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ गई। साहिल की नज़रों ने बहुत देर तक अंजलि का पीछा किया। कहाँ खो गए? अमर बोला। यहीं हूँ, मुझे लगा शायद कोई पसंद आ गई है तो उसके ख्यालों में खो गए हो। सटअप यार। क्या सटअप? इस पत्थर दिल को ना किसी हसीना की ज़रूरत है जो तुम्हारे स्टोन हार्ट पर अपनी मोहब्बत से फूल खिला सके। अमर ने साहिल के सीने पर हाथ मारा। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस टाइम बर्बाद करना है। साहिल चिढ़ गया। बच्चू, जब तुझे मोहब्बत होगी ना, तो तुझे खुद पता नहीं चलेगा कि ये मोहब्बत तुझे कब और कैसे हो गई। वो दिन कभी नहीं आएगा साहिल और किसी लड़की की मोहब्बत में पड़ जाए। नो नेवर।
अरे तेरे लिए ऊपर वाले ने किसी लड़की को नहीं बनाया, बल्कि किसी राजकुमारी को बनाया है, जो खुद व खुद तेरे पास आएगी और कहेगी, एक्सक्यूज मी सर। अंजलि बोली, क्या इतनी जल्दी आ गई? अमर आवाज सुनकर बोला और उसके साथ साथ साहिल ने भी मुड़कर देखा। ओ मिस अंजलि, आप इतनी लेट कैसे हो गई? नहीं सर, मैं तो ठीक वक्त पर आई हूँ। अंजलि साहिल को इग्नोर करते हुए बोली, हाँ पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है। मेरा ध्यान शायद कहीं और था, है ना साहिल? वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लाइट ब्लू साड़ी में। अंजलि मुस्कुराई, थैंक यू सर, योर कॉम्प्लीमेंट्स। अंजलि ने अनु को अमर से मिलवाया और साहिल की तरफ देखा भी नहीं। इस बात से साहिल और जल भून गया। अनु ने साहिल से खुद ही परिचय कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से चली गईं तो साहिल गुस्से से बोला, तुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है वो जो उसकी तारीफ कर रहा था। क्या यार, जब अंजलि खूबसूरत लग रही है तो तारीफ करना तो बनता है। तो तेरी शादी करा दूं आपकी मिस अंजलि से। हम इतने खुशकिस्मत कहाँ। खुशकिस्मत तो वो बंदा है जो इस वक्त मिस अंजलि के साथ डांस कर रहा है। जहाँ म्यूजिक बज रहा था, अमर ने उधर इशारा किया। साहिल ने उधर देखा तो अंजलि किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। इस मध्यम से म्यूजिक में हाथों में हाथ, गले में बाहें डाल डांस करने का अलग ही मजा है। साहिल ने नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगा। अरे ये गधा कहाँ से आ गया? अमर बोला। साहिल ने उसकी बात पर देखा तो संजय अंजलि से अपने साथ डांस करने के लिए कह रहा था। अंजलि पहले तो ऐसे ही खड़ी रही, फिर उसने संजय का हाथ थाम लिया। ये देखकर अमर बोला, ये कहाँ से आ गया? कैसी हो अंजलि? अंजलि को बाहों में थामे संजय बोला, अच्छी हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छी। अंजलि नॉर्मल थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंजलि मुस्कुराई, थैंक्स। उधर अमर साहिल को अपना जूस का गिलास पकड़ाकर बोला, मैं अभी आता हूँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं अंजलि। संजय ने अंजलि के खूबसूरत चेहरे को देखा। संजय की बात सुनकर अंजलि डांस करते करते रुक गई और संजय के कंधे से हाथ हटाते हुए बोली, नहीं संजय, हम अब दोस्त नहीं बन सकते हैं। और एक्सक्यूज मी मिस अंजलि। अंजलि जो कुछ कहने जा रही थी, अमर के बोलने पर रुक गई। एक्सक्यूज मी मिस अंजलि, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ऑफकोर्स सर। अंजलि कहते हुए अमर के साथ डांस करने लगी और संजय अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। और दूसरी तरफ साहिल अमर और अंजलि को डांस करते देख रहा था। आप ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं? साहिल को अकेले देख अनु पास आकर बोली, आप भी किसी के साथ डांस कर लीजिए। साहिल कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? अनु बोली। साहिल का मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी अनु के साथ डांस करने को तैयार हो गया। ओ जनाब, आप भी। अमर साहिल और अनु को डांस करते देख बोला, जिस पर वो दोनों मुस्कुरा दिए और डांस करने लगे। अमर और साहिल ने अपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर घुमाया तो अंजलि और अनु दोनों ही घूमकर दूसरी तरफ आ गईं। अब उन चारों के पार्टनर बदल चुके थे, अमर अनु के साथ और साहिल अंजलि के साथ। साहिल का हाथ अंजलि की कमर पर था तो दूसरा हाथ अंजलि के हाथ पर। दोनों ही नजरें मिली तो फिर हटना ही भूल गए। सरसरी हवाओं के बीच मध्यम म्यूजिक पर डांस करते दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। अंजलि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और सांसें मचलने लगी। हवा के झोंके से अंजलि के बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिसे साहिल ने बेहद आहिस्ता से अपने हाथों से हटाया। अपने गाल पर साहिल की छुअन को महसूस करके अंजलि थरथरा उठी और जैसे होश में आ गई। साहिल भी संभल चुका था, लेकिन दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। अब अंजलि की नज़रें साहिल के सीने पर थी। अंजलि को अपने हाथ पर कसाव महसूस हुआ जो साहिल के हाथ में था। अंजलि ने साहिल की आंखों में देखा। साहिल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अंजलि को कुछ अलग ही फील हुआ तो उसने साहिल का हाथ छोड़ा और वहां से निकल गई। पार्टी खत्म होने तक अंजलि साहिल की नज़रों में ही रही, जिसे अंजलि ने भी महसूस कर लिया। अंजलि को साहिल के साथ घर आना पड़ा क्योंकि रात ज़्यादा होने की वजह से अमर अनु को ड्रॉप करने चला गया था। कार में एकदम खामोशी थी कि साहिल ने एक सुनसान सड़क पर कार रोक दी। कार रुकने पर अंजलि ने सवालिया निगाहों से साहिल को देखा। एकदम सुनसान सड़क, काली अंधेरी रात, अच्छा मौका है तुमसे बदला लेने का। साहिल स्टीयरिंग पकड़े हुए बोला। आप कहना क्या चाहते हैं? साहिल की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर डर झलकने लगा। ये देखकर साहिल की हिम्मत और बढ़ गई। मेरी बात का मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो, फिर भी पूछ रही हो? साहिल अंजलि की तरफ घूम कर गया।
कार स्टार्ट कीजिए, घर पर आंटी इंतजार कर रही होंगी। अंजलि की बामुश्किल आवाज़ निकली। मॉम सब भूल सकती है लेकिन मैं नहीं। आज के बाद मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा। साहिल बड़ी गहरी नज़रों से अंजलि को देख रहा था। आप क्या बकवास कर रहे हैं? कार चलाइए। डर की वजह से अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया। अब तो हकीकत में कुछ करने का वक्त आया है और तुम इसे बकवास कह रही हो? साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन ही अलग थे। अंजलि को अंदेशा तो तभी हो गया था जब वो साहिल के साथ डांस कर रही थी। साहिल के साथ डांस करते वक्त उसने अपने आप को असहज महसूस किया था। इस अंधेरी रात में तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। अब तुम क्या करोगी मिस अंजलि? साहिल ने कहते हुए हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाया। न न न। अंजलि चीखती हुई कार से निकली और काली लंबी सड़क पर भागती चली गई। साहिल स्टीयरिंग पर हाथ रखे अंजलि को भागते देखता रहा। भागो मिस अंजलि, जहां तक भाग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। साहिल ने सोचते हुए कार स्टार्ट की और हल्की स्पीड से अंजलि के पीछे आने लगा। अंजलि ने कार की रोशनी अपने पीछे देखी और तेज रफ्तार से भागने लगी। हील की वजह से भागने में उसे परेशानी हो रही थी। एक दो जगह अंजलि लड़खड़ाई, लेकिन वो पीछे देखती भागती रही। बड़ी मुश्किल से वो घर तक पहुंची। बड़े से लोहे के दरवाजे को पकड़कर वो अपने ऊपर नीचे होती सांसों को काबू में करने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, साहिल और उसकी कार कहीं नहीं थी। अंजलि की आंखें बंद होने लगी। वो बड़ी मुश्किल से गेट तक आई और डोर बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वो जमीन पर गिरती चली गई। दरवाज़ा खुलते ही अनामिका ने गिरती हुई अंजलि को संभाला। अंजलि को अपने चेहरे पर कुछ सुप्ता हुआ महसूस आया तो उसने कसमसा कर आंखें खोल दी। सूरज की रोशनी जब आंखों में चुभी तो चेहरे के आगे हाथ करते हुए वो उठ बैठी। कितना दिन निकल आया है और मैं इतनी देर तक सोती रही। अंजलि बेड से उठ रही थी तो अनामिका चली आई। आप, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ आंटी। मुझे क्या हुआ है? तुम रात दरवाजे की बेल बजाते हुए बेहोश हो गई थी। अनामिका की बात पर उसे रात वाली बात याद आ गई। उठते ही उसे लगा था कि उसने कितना भयानक सपना देखा है, लेकिन वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। मैं तो डर ही गई थी कि रात जब तुम बेहोश होते हुए मेरी बाहों में झूल गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेली क्या करूं। वो तो उसी वक्त साहिल आ गया और वही तुम्हें उठाकर यहाँ कमरे तक लाया। क्या हुआ था तुम्हें? अनामिका ने पूछा। साहिल का नाम सुनकर अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं आंटी, बस थकान की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मॉम, बाहर नीलम आंटी आई हैं, आपको बुला रही हैं। साहिल कमरे में आते हुए अंजलि को देखकर बोला। अंजलि ने भी साहिल को देखा और नफरत से नजरें फेर ली। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भेजती हूँ, अनामिका अंजलि से कहती बाहर निकल गई और साहिल खड़ा अंजलि को देखता रहा। अंजलि जानती थी कि साहिल खड़ा उसे ही देख रहा है, लेकिन अंजलि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद साहिल भी कमरे से बाहर निकल गया। तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो आज 2 दिन बाद ऑफिस के लिए निकली थी। बिल्डिंग में घुसते ही उसे मनोहर अंकल मिल गए तो विक्रम चौधरी के लीगल एडवाइजर थे। अंकल आप यहाँ? मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुमसे कुछ काम था, मनोहर अंकल बोले। जी बोलिए अंकल। विक्रम के बारे में मुझे न्यूज़ पर पता चला। मैं उन दोनों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मैं तुम्हारे डैडी को बताना चाहता था, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा और वक्त रहते मैं उन्हें बता नहीं पाया। खैर, बात यह है कि फिर मनोहर अंकल अंजलि को सारी बात बताते चले गए। अंजलि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें ये बात पता थी? मनोहर अंकल ने पूछा। नहीं अंकल, मुझे तो इस बारे में आपसे पता चला। अंजलि शौक थी। खैर, जो होना था तो हो चुका। फिलहाल ये पेपर्स लो, मैं तुम्हें ये देने आया था। ये कैसे पेपर्स हैं अंकल? अंजलि ने पूछा। तुम्हारी अमानत है। विक्रम ने शहर के बाहर तुम्हारे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये उन्हीं के पेपर्स हैं जो मैं तुम्हें देने आया था। अंजलि ने पेपर्स ले लिए और डैड को याद करके उसकी आंखें भर आईं। अंजलि बहुत देर तक पेपर्स हाथ में लिए रोती रही। मनोहर अंकल जा चुके थे। अंजलि ने अपने आंसू साफ किए और पेपर्स बैग में रखकर वापस मुड़ गई। उसने जल्दी से ऑटो किया और उसमें बैठ गई। अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। आज के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अंजलि सोचों में गुम थी कि ऑटो वाले ने उसे आवाज़ दी, मैडम आपकी मंजिल आ गई। अंजलि ने बैग से पैसे निकालकर ऑटो वाले को दिए और ऑटो से निकलती चली गई। ऑटो वाला बाकी के पैसे वापस करने के लिए उसे आवाज़ देता रह गया, लेकिन वो अपने होश में कहाँ थी। अंजलि बड़ा सा गेट पार करके गार्डन में पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। वो बड़ी सी लॉबी पार करके ड्राइंग रूम में आ गई, वहाँ भी कोई नहीं था। अंजलि ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो सोचती हुई सीढ़ियों के पास आ गई।
ऊपर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अंजलि जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ पार करके ऊपर आई। लंबी गैलरी में दाईं तरफ पहले कमरे का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अंजलि जल्दी से दरवाजे तक पहुंची और इससे पहले कि वो अंदर जाती, अपने डैड का नाम सुनकर वो रुक गई। बोलने वाला बस बोले जा रहा था और अंजलि के सामने एक के बाद एक राज खुलते जा रहे थे। वो दंग रह गई थी अंदर से आती आवाज़ पर। अंजलि को यकीन करना मुश्किल था। ऐसा भी हो सकता है? मतलब सब प्लानिंग के तहत किया गया था, अंजलि ने सोचा, और उसने तभी एक झटके से उस अध खुले दरवाजे को पूरा खोला और अंदर बढ़ गई। तो ये है तुम्हारी असलियत। आज एक के बाद एक तुम्हारे कितने राज मेरे सामने खुले हैं। मैंने सोचा था कि इत्तेफाक से ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी। तुम धोखेबाज हो, मेरे डैड के कातिल हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे डैड को मारा है। अंजलि बोलते बोलते आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके सिर पर किसी ने कुछ मारा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और थोड़ी ही देर में अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शाम से रात हो गई, लेकिन अंजलि अभी तक नहीं आई थी। अनामिका बड़ा परेशान थी। वो अंजलि को देखने के लिए बार बार बाहर के चक्कर लगाती। रात के 10 बज चुके थे। साहिल सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुआ तो अनामिका बोल पड़ी, अंजलि अभी तक नहीं आई है साहिल। तो तो ये कि रात के 10 बज रहे हैं और अंजलि अभी तक घर नहीं आई है। मॉम, उसकी मर्जी है, चली गई होगी कहीं, और आप उसके लिए इतना परेशान ना हुआ करें। साहिल गुस्से में बोला। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सुबह की निकली हुई है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। तुम्हें परेशान नहीं होंगी क्या? मॉम, जब उसे आना होगा तो वो आ जाएगी, और अगर उसे नहीं आना होगा तो वो नहीं आएगी। साहिल ने आखिरी शब्द बहुत धीरे से बोले। मैं कुछ नहीं जानती साहिल, जाओ ढूंढो अंजलि को। रात के 11 बजे मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूं? साहिल भिन्ना गया। अंजलि हमारे साथ रहती है और वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका ध्यान रखें, अनामिका बोली। इसलिए तुम जाकर देखो कि वो कहाँ है। साहिल ने गुस्से में मोबाइल निकाला। इन मैडम की तीमारदारी में लगे रहो बस। कब निकली थी आपकी अंजलि घर से? साहिल ने पूछा। सुबह ऑफिस के लिए निकली थी। हेलो हेलो अमर, ये अंजलि तुम्हारे ऑफिस से कब निकली? साहिल ने अमर को फ़ोन किया। नहीं आई मतलब? अच्छा यार, ये अंजलि मैडम अभी तक घर नहीं आई हैं और मॉम परेशान हो रही हैं। ठीक है, जल्दी आ। साहिल ने फ़ोन ऑफ कर दिया। आपकी अंजलि मैडम आज ऑफिस पहुंची ही नहीं, अमर बता रहा था। ऑफिस नहीं गई? तो फिर गई कहाँ? ये सुनकर अनामिका और परेशान हो गई। थोड़ी देर में अमर आ गया। वो भी अंजलि का सुनकर परेशान हो गया। हो सकता है वो अनु के साथ हो। अनु को फ़ोन कर और पूछ उससे, अमर बोला। मेरे पास अनु का मोबाइल नंबर नहीं है, साहिल बोला। मेरे पास है, मैं करता हूँ। अमर ने जेब से मोबाइल निकाला और अनु को फ़ोन लगाया। अनु ने बताया कि वो आज अंजलि से ना मिल सकी और ना ही उससे फ़ोन पर बात हुई। तो ये लड़की चली कहाँ गई? अब साहिल भी परेशान हो गया। कहीं ये लड़की मेरी वजह से तो नहीं चली गई? साहिल ने पार्टी की रात होने वाली बात के बारे में सोचा। यहाँ ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, अनामिका बोली। बाहर जाकर देखो। अमर और साहिल दोनों ही अंजलि को ढूंढने निकल पड़े। हर गली, हर सड़क, हर कैफे, जहाँ जहाँ अंजलि के जाने की उम्मीद थी, उन दोनों ने अंजलि को वहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। रात के 2 बज रहे थे। ये शहर ही ऐसा था कि यहाँ कभी रात होती नहीं थी। हर तरफ चहल पहल थी। ये लड़की कहाँ चली गई? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? साहिल का गुस्सा कम नहीं हो रहा था अंजलि के लिए। अगर उसे जाना था तो बता कर जाती। अमर ने साहिल को देखा और बोला, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं? अमर के कहने पर साहिल ने उसे देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब साफ है, कहीं तुमने अंजलि को फिर से किडनैप तो नहीं कर लिया? अमर साहिल को शक भरी निगाहों से देख रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। मैं क्यों उसे किडनैप करूंगा? और अगर करता भी तो तुमसे क्यों छिपाता? नहीं, मुझे लगा शायद वो बदला लेने का कीड़ा फिर से तुम्हारे दिमाग में बुदबुदाया हो। अमर की बात पर साहिल ने उसे घूरा। सोचने वाली बात है, आखिर अंजलि गई कहाँ? अमर सोचने लगा, कहीं अंजलि संजय से मिलने तो नहीं चली गई? साहिल ने कार चलाते हुए अमर को देखा। चल जल्दी, ये कार संजय की घर की तरफ मोड़। अंजलि पक्का वहीं होगी। अमर के कहने पर साहिल ने कार दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन संजय का नाम सुनकर वो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। पता नहीं क्यों उसे संजय का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। रात के 3 बज रहे थे। कॉलोनी में चारों तरफ शांति थी। साहिल ने कार बंगले के गेट पर लाकर रोक दी और दोनों कार से बाहर आ गए। दोनों गेट के पास गए और उन्हें देखकर चौकीदार जमाई लेते हुए उनके पास आया और गेट के अंदर से बोला, कौन है आप लोग? हमें संजय साहब से मिलना है, हम उनके दोस्त हैं।
अमर आगे बढ़कर बोला। लेकिन मैंने तो आपको छोटे साहब के साथ कभी नहीं देखा। चौकीदार की आंखें पूरी खुल गई थी। अमर गड़बड़ा गया, फिर सोचकर बोला, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते, हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो संजय से कभी कभी मिलना होता है। चौकीदार ने भवें चढ़ाकर फिर पूछा, तो इतनी रात को क्यों मिलने आए हो? दिन में भी तो आ सकते थे। ये सवाल पर सवाल किया जा रहा है, अमर ने मन में सोचा। चौकीदार के सवाल पर साहिल ने अमर को देखा और आंखों ही आंखों में उससे कहा, अब दे इसके सवाल का जवाब। हम यहाँ किसी काम से आए थे और सुबह जल्दी निकलना है, तो सोचा संजय से अभी मिल लेते हैं। अमर ने एक और झूठ बोला, लेकिन साहब तो यहाँ नहीं है। चौकीदार को शायद उनकी बात पर यकीन आ गया। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? इस बार साहिल बोला, साहब तो बाहर गए हुए हैं। ओह, अमर बोला, कब गए आपके साहब और कब तक आएंगे? 3 दिन हो गए उन्हें गए हुए, और कब आएंगे ये पता नहीं। चौकीदार की बात सुनकर अमर ने साहिल को चलने का इशारा किया। वो दोनों कार के पास आ गए और अमर बोला, ये आखिरी जगह थी जहाँ अंजलि के होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ संजय ही नहीं है तो अंजलि कहाँ से मिलेगी? मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, साहिल बोला। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम घर पर फ़ोन करके पूछो कि अंजलि आई कि नहीं। अमर कार स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए बोला, क्या पता अंजलि हमारे पीछे घर पहुंच गई हो। पहुंच गई होती तो मॉम अब तक फ़ोन कर चुकी होती। खैर मैं पूछता हूँ। साहिल ने मोबाइल निकाला। साहिल ने घर फ़ोन करके अंजलि के बारे में पूछा, लेकिन वो अभी भी नहीं आई थी। तब अमर बोला, सुबह तक इंतज़ार करते हैं, अगर फिर भी अंजलि की कोई खबर नहीं मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पूरी रात अंजलि के इंतजार में बीत गई, लेकिन वो नहीं आई। उन तीनों ने पूरी रात खुली आंखों में गुजार दी। अंजलि कहाँ हो तुम? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। आंटी प्लीज़ संभालें अपने आप को, अंजलि बहुत जल्दी मिल जाएगी। मेरे ख्याल में अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। 8 भी बज चुके हैं। साहिल अपनी मॉम की हालत देखकर बोला। वो दोनों चलने के लिए उठ खड़े हुए और तभी अनु आ गई। अंजलि आ गई क्या? अनु ने पूछा। नहीं, पूरी रात हम अंजलि को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, अमर बोला। मैंने भी एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन करके अंजलि के बारे में पूछा था, लेकिन उनका ये कहना है कि काफ़ी दिनों से वो अंजलि से नहीं मिली, अनु बोली। आपने सब जगह ढूंढा ना? अंजलि को मतलब क्लब, कैफेटेरिया और उसके पसंदीदा जगह, सब जगह चेक किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि हम उसके पुराने बंगले पर भी गए थे, शायद वो कुछ देर के लिए वहाँ चली गई हो। और संजय के घर भी गए थे, लेकिन संजय तो 2-3 दिन से शहर से बाहर गया हुआ है, तो वहाँ तो अंजलि के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अमर बोला। क्या कहा आपने? संजय 3 दिन से बाहर, शहर से बाहर गया हुआ? अनु जल्दी से बोली। आपने यही कहा ना? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी परसों शाम को मैंने संजय को किसी लड़की के साथ रॉयल डी होटल में देखा था, अनु सोचते बोली। अनु की बात पर अमर और साहिल दोनों ने अनु को देखा। लेकिन चौकीदार तो कह रहा था कि संजय बाहर गया हुआ है, साहिल बोला। ये हो ही नहीं सकता, वो इसी शहर में है। तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है तुमने जिसे देखा हो वो संजय नहीं बल्कि कोई और हो, अमर बोला। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैंने जिसे देखा था वो संजय ही था, अनु यकीन से बोली। वो यही है, इसी शहर में, और चौकीदार झूठ भी तो बोल सकता है। अंजलि के गायब होने में संजय का ही हाथ है। तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ, संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, अनामिका बोली। पुलिस उस संजय से सब उगलवा लेगी कि उसने अंजलि को अगवा क्यों किया। नहीं आंटी, पुलिस के पास गए तो संजय तो कह देगा कि वो इस शहर में था ही नहीं, और वो ये साबित भी कर देगा, अमर जल्दी से बोला। और फिर संजय अलर्ट भी हो जाएगा, ये देखकर कि हम उसके बारे में सब जान गए हैं। तो फिर क्या करें हम? साहिल, जो इतनी देर से चुप था, बोला। हम इस बात का इंतजार करें कि कब संजय अंजलि को नुकसान पहुंचाए और हम उस पर एक्शन लें। हमें संजय पर नज़र रखनी होगी, अमर बोला। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि इस वक्त संजय कहाँ है। साहिल अपनी जगह से खड़ा हो गया। संजय को ढूंढेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और फिर वो खुद हमें अंजलि का पता बताएगा, अमर बोला। अनु जानती थी कि संजय कहाँ कहाँ मिल सकता है। आखिरकार वो संजय को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अमर और साहिल अनु की बताई जगह पर संजय को ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी भाग दौड़ के बाद संजय को पता मिल गया। संजय किसी से मिलकर अपनी कार से बंगले के बाहर निकला। अमर और साहिल पहले ही अपनी कार में बैठे संजय का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों संजय का पीछा करने लगे। उन्होंने अपनी कार को संजय की कार से काफ़ी पीछे रखा, ताकि संजय को ये ना लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलकर संजय ने अपनी कार एक कैफ़े के पास रोकी और उतरकर उस कैफ़े में चला गया। उन दोनों ने अपनी कार कैफ़े के सामने वाली सड़क पर रोकी और संजय के वापस आने का इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद संजय किसी लड़के के साथ कैफ़े से बाहर निकला।
वो दोनों कैफे के बाहर भी 3-4 मिनट तक बात करते रहे। फिर वो लड़की अपनी कार की तरफ मुड़ गई और संजय अपनी कार में बैठकर निकल गया। अमर ने कार स्टार्ट की और संजय की कार के पीछे डाल दी। संजय की कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। संजय ने कार एक सुनसान इलाके में रोकी, जहां मुश्किल से 2-3 ही मकान थे और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और यहाँ बसावट अभी शुरू ही हुई थी। अमर ने कार ऐसी जगह रोकी कि संजय उनकी कार को देख ना सके। संजय ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और एक मकान में चला गया। अंजलि यहीं है, साहिल बोला। तुमने देखा संजय कितनी सावधानी से अंदर गया? ये सुनसान इलाका है, इक्का दुक्का मकान है यहाँ और कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छी जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती अंजलि को रखने की। मानना पड़ेगा इस संजय को, अमर बोला। अब क्या करें? तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ, साहिल बोला। लेकिन अगर अंजलि यहाँ ना हुई तो? संजय ने अंजलि को यहीं छिपा रखा है, मुझे यकीन है संजय अंदर अकेला नहीं होगा और होंगे और भी लोग होंगे अंदर। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, अमर बोला। नहीं, तुम यहीं रुको और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? और साहिल अमर को सारी बात समझाने लगा कि उसे क्या करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा, अमर बोला। साहिल कार से उतरा और अमर बोला, संभल कर। साहिल ने सिर हिलाया और वो मकान की तरफ बढ़ने लगा। साहिल ने दरवाज़ा खोला जो पहले से खुला हुआ था और अंदर बढ़ गया। वो एक लंबी गैलरी थी। उस गैलरी में आमने सामने 2 दरवाजे थे जो बंद थे। साहिल सावधानी से आगे बढ़ा और उन दरवाजों के पास रुक गया। एक दरवाजे के पीछे से बोलने की आवाज़ आ रही थी। साहिल अंदर होने वाली बातें सुनने लगा, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज़ बहुत हल्की थी। साहिल ने दूसरे दरवाजे को देखा जो अंदर से बंद था। कुछ सोचते हुए साहिल आगे बढ़ गया। गैलरी पार करके वो एक बड़े सहन में पहुंचा और उस सहन के सामने ही 2 दरवाजे थे और साइड में सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी। साहिल जल्दी से सामने पहुंचा। उसने देखा एक दरवाजे पे ताला लगा था और दूसरे दरवाजे की बाहर से संगल लगी थी। शायद अंजलि को यहीं बंद कर रखा हो। साहिल सोचता हुआ संगल लगे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे को छुआ और धीरे से संगल खोलने लगा ताकि आवाज़ ना हो। साहिल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपना सिर अंदर देकर उस कमरे के चारों तरफ देखा और वहाँ एक कोने में उसे अंजलि दिखाई दी, जिसके हाथ और मुंह किसी कपड़े से बंधे थे। आहट की आवाज़ पर अंजलि भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। साहिल को देखकर अंजलि ने अपने हाथ पैर चलाए और बंधे मुंह से बोलने की कोशिश की। साहिल जल्दी से अंजलि की तरफ बढ़ा और उसका मुंह और हाथ खोला। अंजलि भी अपने आप को उस बंधे कपड़े से आज़ाद कराने लगी। अंजलि कुछ बोलना चाहती थी लेकिन साहिल ने उसे इशारे से बोलने से मना कर दिया। साहिल ने अंजलि को कंधे से पकड़कर उठाया और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले साहिल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं। बाहर एकदम शांति थी। साहिल ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो दोनों गैलरी के पास जाकर रुक गए। उन्हें किसी भी तरह से ये गैलरी पार करनी थी। साहिल ने अंजलि को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बीच में एक दरवाजे से अब भी आवाज़ें आ रही थी। उन दोनों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दरवाजे को पार किया, लेकिन अंजलि का पैर किसी चीज़ से टकराया, जिसकी आवाज़ सुनकर कमरे से एक आदमी बाहर आया और साहिल और अंजलि को देखकर वहीं से चिल्लाया, अरे लड़की भाग रही है, जल्दी आओ, उसके साथ कोई और भी है। उस आदमी को चिल्लाते देख अंजलि और साहिल दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे से बाहर निकलते हुए साहिल ने देखा उनके पीछे 3-4 लोग दौड़े चले आ रहे थे। पकड़ो उन्हें, ये दोनों भागने नहीं चाहिए वरना साहब हमारी जान ले लेगा, एक आदमी बोला। साहिल और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़े झाड़ियों में भागे चले जा रहे थे। साहिल ने देखा अमर की कार वहाँ नहीं थी, मतलब वो जा चुका था। साहिल अंजलि का हाथ पकड़े दूसरी तरफ मुड़कर भागने लगा और वो 4 लोग भी उनके पीछे भागने लगे। साहिल और अंजलि भागे जा रहे थे कि तभी 2 लोग उनके आगे आकर रुके। उन दोनों को देखकर साहिल ने अपना रास्ता बदला और दूसरी तरफ मुड़कर भागने लगे, लेकिन वहां पर भी 2 आदमी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन चारों लोगों ने अंजलि और साहिल को चारों तरफ से घेर लिया। अंजलि ने डर कर साहिल का कंधा पकड़ा। तभी उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और बोला, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। साहिल और अंजलि चुपचाप खड़े चारों तरफ देखने लगे। वह आदमी गन लिए हुए साहिल और अंजलि के पास आया और साहिल के थप्पड़ मारते हुए बोला, बड़ा साड़ा बनता है तू, हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। फिर उसने अपने साथियों से कहा, इन्हें पकड़कर वहीं ले चलो जहाँ से ये भागे हैं। उन चारों आदमियों ने साहिल और अंजलि को लाकर उसी कमरे में डाल दिया जहाँ से वो
भागे थे। तभी उस गन वाले आदमी ने अपने साथी को इशारा किया और वो इशारा पाकर बाहर निकल गया। और फिर वो साहिल की जेब से उसका मोबाइल निकालते हुए बोला, हमारे जाल से निकलना इतना आसान नहीं है बच्चे। और साहिल उन लोगों को गुस्से में देखने लगा। कुछ देर बाद उस आदमी के साथ संजय कमरे में आया, जिसे साहिल और अंजलि ने गुस्से में देखा। और संजय उन दोनों को देखकर मुस्कुराया, फिर अपने आदमी से बोला, इसका दूसरा साथी कहाँ है? साहब, ये तो अकेला था, हमने इसके साथ किसी और को नहीं देखा। अरे बेवकूफ़ों, इसका दूसरा साथी भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। संजय गुस्से में बोला, ये दोनों तो एक दूसरे की परछाई हैं जो कभी अलग नहीं होते, जाओ ढूंढो उसे। संजय के कहते ही दो आदमी बाहर निकल गए। तो आखिर तुमने अंजलि को ढूंढ ही निकाला, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। साहिल कुछ नहीं बोला, वो बस संजय को गुस्से से देखता रहा। क्या करोगे तुम, बोलो? हम दोनों को भी मार डालोगे ना, जैसे तुमने मेरे डैड को मार डाला? अंजलि गुस्से से बोली और साहिल ने चौंक कर अंजलि को देखा। हाँ, मारा है मैंने तुम्हारे डैड को, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी मार डालूंगा, फिर वो चाहे तुम हो या ये साहिल। लेकिन तुम बच नहीं पाओगे ये सब करके। अंजलि संजय को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहाँ खड़े आदमी ने अंजलि को पकड़ लिया। ए छोड़ उसे, छोड़। अंजलि को पकड़ते देख साहिल उस आदमी पर चिल्लाया, साहब पूरा एरिया देख लिया लेकिन कहीं कोई नहीं मिला, इसका कोई साथी नहीं है, वह आदमी बाहर से आते हुए बोला। और संजय ने उसकी बात सुनकर साहिल को देखा और बोला, ये बहुत चालाक है, जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। संजय कहकर सोचने लगा, इस जगह को जल्द खाली करो, यहाँ से सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट करो, इन दोनों को यहीं बंद करो। संजय ने अपने आदमियों से कहा, मैं अभी आता हूँ, चलो जल्दी करो। संजय कहता बाहर निकल गया और वो आदमी साहिल और अंजलि को देखते हुए बाहर निकले और दरवाज़ा बंद करके उसकी सांगल लगा दी। साहिल और अंजलि दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंजलि दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। साहिल ने कुछ दूरी पर बैठते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारे डैडी को संजय ने मारा है? हाँ, अंजलि रोने लगी, मुझे लगा था बिजनेस में लॉस की वजह से, डैड हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन अंजलि बोलते बोलते रुक गई। दुनिया के सामने मेरे डैड के कत्ल को एक नॉर्मली मौत दिखाया गया है और ये सब संजय ने किया है। साहिल हैरान था अंजलि की बात सुनकर। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकली थी और मुझे वहाँ मनोहर अंकल मिले। फिर उन्होंने जो मुझे संजय के बारे में बताया उसे सुनकर मैं शॉक्ड थी। मैं संजय से मिलने उसके बंगले में गई, ये पूछने कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे डैड के कत्ल का पता चला। और फिर संजय के किसी आदमी ने मेरे सिर पर कुछ भारी चीज़ मारी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारे मनोहर अंकल ने तुम्हें क्या बताया था और संजय ने तुम्हारे डैडी को क्यों मारा? साहिल ने पूछा। अंजलि ने साहिल को देखा और बोली, मैं ये समझती रही कि संजय मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत थी। ये मुझे तब पता चला जब हमारा सब कुछ नीलाम हो गया। संजय को मेरी दौलत चाहिए थी और वो 50% शेयर जो डैड के नाम थे। मुझसे शादी करके संजय को ये दोनों ही मिल जाते। ये बात मुझे मनोहर अंकल ने बताई और ये भी बताया कि संजय ने अपने वकील से पेपर तैयार कराकर उस पर धोखे से विक्रम के साइन ले लिए थे। उन पेपर्स में क्या लिखा था? साहिल जो सारी बातें ध्यान से सुन रहा था बोला, वो बिजनेस के पेपर्स थे। अंजलि साहिल को देखकर बोली, संजय ने धोखे से सारा बिजनेस और शेयर अपने नाम करा लिया और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कर्जा दोनों पार्टनर ने बैंक से लिया था वो कर्जा मेरे डैड के सिर डाल दिया। संजय जो चाहता था वो उसे मिल गया, तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करता? उसने मुझसे शादी से इनकार किया, मुझे इस बात का गम नहीं था, लेकिन उसने मेरे डैड को धोखा दिया। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और ये ही बात पूछने के लिए मैं संजय से मिलने उसके घर गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो संजय किसी से कह रहा था, दुनिया इसे एक नॉर्मली मौत मानती है और हमेशा यही मानती रहेगी कि विक्रम चौधरी हार्ट फेल होने से मरा है। ये कोई नहीं जान पाएगा कि विक्रम चौधरी को मैंने मारा है। जो मुझे चाहिए था आज वो मेरे पास है। अंजलि के किडनैप के वक्त विक्रम चौधरी की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मैंने विक्रम चौधरी से सारे पेपर्स पर साइन करा लिए। उस वक्त उससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता था ये सब करने के लिए। और जब विक्रम चौधरी को सारी सच्चाई का पता चला तो उसने मुझे धमकी दी और उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा और आखिर में मैं अपने प्लान में कामयाब हो ही गया। संजय की ये बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी और मैं गुस्से में कमरे के अंदर गई तो संजय मुझे देखकर बौखला गया। मैंने संजय से कहा था कि मैं उसका कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी, लेकिन मैं दुनिया के सामने संजय को बेनकाब कर पाती इससे पहले ही किसी ने मेरे सिर पर भारी चीज़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया।
फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस कमरे में पाया। मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। अंजलि सब बताकर चुप हो गई और साहिल सब सुनकर बोला, तो इसीलिए तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैं संजय को छोड़ूंगी नहीं, उसकी किए की सजा उसे दिलाकर दूंगी, लेकिन वहां से बाहर कैसे निकले? बाहर तो हम साहिल की बात अधूरी रहेगी, क्योंकि दरवाजा खोलते हुए संजय कमरे में आया और बोला, अब तुम दोनों का क्या किया जाए ये बताओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। बाहर की दुनिया को अब तुम दोनों भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ इस तरह कैद करके तुम्हारे गुनाह छिप जाएंगे? एक दिन दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिख ही जाएगा। अंजलि बोली, कौन बताएगा दुनिया को मेरी सच्चाई? बोलो, क्या तुम बताओगे? संजय हंसने लगा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरी कैद से आजाद होना होगा, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम दोनों को मरना है। मरने से याद आया, जब तुम दोनों मर ही रहे हो तो आधी अधूरी सच्चाई जानकर क्यों मरो? सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आनी चाहिए। क्यों? क्या कहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? साहिल बोला, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तुम जानते हो वो आधा सच है। मैंने विक्रम चौधरी को दौलत के लिए नहीं मारा, बल्कि इसकी वजह तो कुछ और है। तो फिर क्यों मारा तुमने मेरे डैड को? अंजलि ये हकीकत जानकर संजय की तरफ बढ़ी और संजय का गिरेबान पकड़ा। संजय ने अंजलि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे धक्का दिया और गिरती अंजलि को संभालते हुए साहिल संजय पर चिल्लाया, तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवालात होंगे साहिल, जो हमेशा कुलकुलाते होंगे कि तुम्हारी बुआ अपनी शादी की रात विक्की से मिलने क्यों गई और उन्होंने आखिर खुदकुशी क्यों की। सारी बातें, सारे राज, ये सब एक ही कड़ी का हिस्सा है। बस ये सब बिखरी हुई है। तो आओ इन सबको समेटते हैं और एक कड़ी बनाते हैं। संजय ढिठाई से बोला। अपनी बुआ का सुनकर साहिल तिलमिला गया और गरजता हुआ बोला, मेरी बुआ का इन सबसे क्या मतलब है? मेरी बुआ की मौत के बारे में तुम क्या जानते हैं? कूल डाउन साहिल, बता तो रहा हूँ, आज सारे राज खुलेंगे। लेकिन लेकिन पहले ये तो जान लो कि ये सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है। साहिल को बिलबिलाते देख संजय बोला, वो देखो, ये है इस सब के विधाता। साहिल और अंजलि दोनों ने एक साथ उधर देखा जिधर संजय ने इशारा किया था। वो दोनों उसे देखकर हैरान थे। जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उन्हें देख रहा था। अंकल आप, ये सब आपने? अंजलि कुछ ज्यादा ही शौक थी मोहन कोठारी को देखकर। हाँ मैं, जो कहानी 24 साल पहले लिखी गई थी और जो आज तक पढ़ी जा रही है, उसके रचयिता मैं ही हूँ। मोहन कोठारी अंदर आते हुए बोला, और जानते हो इस कहानी की नींव कब रखी गई? मोहन कोठारी साहिल के पास आया और बोला, जब पहली बार मैंने तुम्हारी बुआ गौरी को देखा। साहिल अपनी बुआ का नाम सुनकर गुस्से में मोहन कोठारी की तरफ बढ़ा, लेकिन संजय ने गन निकाली और बोला, पहले सारी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने हाथ पैर चलाना। बैठो बैठो दोनों जमीन पर, संजय चिल्लाया। मजबूरन साहिल और अंजलि को जमीन पर बैठना पड़ा। हाँ तो मैं कहाँ था? मोहन कोठारी ने बोलना शुरू किया। उस दिन कॉलेज में मैंने पहली बार गौरी को देखा तो वो मुझे भा गई, और एक दिन मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया, ये कहकर, तुम्हारे जैसे सर फिरे आशिकों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। लेकिन मैंने भी गौरी का पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन पूरे कॉलेज के सामने गौरी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोल दिया। लेकिन गौरी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ मिस्टर मोहन, जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पास आ जाती। लड़कियों को यूज़ करके उन्हें छोड़ देना तुम्हारी आदत है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मिस्टर मोहन कोठारी, आगे से ऐसी चीप हरकत मेरे साथ कभी नहीं करना। गौरी तो ये कहकर चली गई, लेकिन पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बन गया। पूरा कॉलेज मुझ पर हंस रहा था। ये बात मैं भुलाए नहीं भूलता था कि गौरी की वजह से पूरे कॉलेज में मेरी कितनी जग हंसाई हुई है। मैं हमेशा गौरी से बदला लेने की फिराक में रहता, और ये मौका मुझे तब मिला जब मेरे बचपन के दोस्त विक्की ने मेरा कॉलेज ज्वाइन किया। मैं जानता था कि विक्की एक नंबर का कमीना था, जो हर रोज़ कपड़ों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड बदलता था। मैंने विक्की के सामने गौरी का एक ऐसा नक्शा खींचा कि वो गौरी को पटाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मेरी किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो रहा था। विक्की गौरी को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था, जब गौरी को पटाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मेरी किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो रहा था। विक्की गौरी को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था,
जब गौरी को विक्की की असलियत का पता चलता और गौरी विक्की के सामने रोती बिलखती, तब मैं उसका तमाशा देखता। लेकिन यहाँ मेरी तकदीर ने मुझे धोखा दे दिया। विक्की की असलियत जानने के बाद गौरी ने अपने आप को संभाल लिया और वो किसी और से शादी के लिए भी तैयार हो गई। मेरा पूरा प्लान फेल हो रहा था। मैं क्या करूं? मैं ये सोच रहा था कि विक्की ने बताया वो गौरी से सच में बहुत प्यार करता है और उसने अपने और गौरी के बीच होने वाली सारी बातें भी बताई। विक्की शहर छोड़कर जा रहा था, तभी मेरे दिमाग ने एक प्लान बनाया। मोहन कोठारी बोलते बोलते रुका और एक लंबा सांस लेकर फिर बोलना शुरू किया। गौरी दुल्हन बनी अपनी बारात आने का इंतजार कर रही थी कि मैंने उसे फ़ोन किया, और ये इत्तेफाक की बात थी कि फ़ोन गौरी ने ही उठाया। लेकिन मैंने गौरी को मोहन के नाम से नहीं बल्कि विकी बनकर फ़ोन किया। पहले तो गौरी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैंने उसे उसके भाई की कसम दी तो वो बात करने के लिए तैयार हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर उसने कहा था, विकी, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, गला बैठा हुआ है। मैंने कहा तो गौरी कुछ नहीं बोली। शायद उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया था। गौरी ने फ़ोन करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आज तुम्हारी शादी है गौरी, आज के बाद तुम मेरे लिए पराई हो जाओगी। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ गौरी, बस एक बार मुझसे आकर मिल लो। मेरी बात सुनकर गौरी गुस्से में बोली थी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विकी, मैं दुल्हन बनी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? और मैं तुमसे मिलने क्यों आऊँ जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं? गौरी, बस एक बार मुझसे आकर मिल लो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या जो इस तरह की बात कर रहे हो? गौरी मेरी बात सुनकर बोली, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैंने सुसाइड नोट लिख भी लिया है और इसमें मैंने तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। गौरी, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो उधर तुम्हारी डोली उठेगी और इधर मेरी अर्थी, और फिर तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जो बदनामी होगी उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। मैंने गौरी को इमोशनल ब्लैकमेल किया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विक्की? गौरी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर गौरी मुझसे मिलने आने के लिए तैयार हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई की बदनामी हो। गौरी मेरी बताई जगह पर मुझसे मिलने आई। वो दुल्हन बनी खड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन विक्की की जगह मुझे देखकर वो सब समझ गई और मेरे इरादों को भी वो भांप गई। इससे पहले कि गौरी भागती, मैंने उसे पकड़ लिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर गौरी ने मेरे हाथ पर बहुत जोर से काटा और वो दरवाजे से निकलकर भागती चली गई। मैं भी गौरी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन गौरी बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं दूसरे रास्ते से गौरी की तरफ भागा और जल्दी ही मुझे गौरी मिल गई। मुझे अपने रास्ते में देखकर गौरी हाईवे की तरफ मुड़ गई। वो भागे चली जा रही थी और मैं उसके पीछे था। गौरी बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती और ऐसे ही भागते भागते गौरी एकदम एक ट्रक के सामने आ गई। गौरी ने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। इससे पहले कि कोई मुझे देखता, मैं वहां से भाग आया। मोहन कोठारी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहिल गुस्से में एकदम से उठा और उसने मोहन कोठारी का गला पकड़ लिया। साहिल की आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मोहन कोठारी अपने आप को बचा नहीं पाया और साहिल की गिरफ्त में आ गया। संजय भी कुछ समझ नहीं पाया। साहिल के हाथ के दबाव से मोहन कोठारी का गला दब रहा था। उसका खून रुकने लगा और आंखें बाहर को निकलने लगी। अपने बाप की ऐसी हालत देखकर संजय ने अंजलि के ऊपर गन तान ली और साहिल से बोला, मेरे डैडी को छोड़ दे साहिल, वरना अंजलि जान से जाएगी। लेकिन साहिल पर कोई असर नहीं हुआ। तब संजय ने अंजलि को 2 थप्पड़ मारे। ये देख साहिल ने मोहन कोठारी को छोड़ दिया। मोहन कोठारी साहिल के हाथों से आज़ाद होकर शेर को पकड़े अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। डैड, आप ठीक हो? संजय अपने बाप से बोला। मोहन कोठारी ने इशारों में अपने सही होने का जवाब दिया। संजय गुस्से में साहिल की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर 2 मुक्के मारे। साहिल जमीन पर घुटनों के बल गिरा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। अंजलि जल्दी से साहिल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखा। समझाओ इसे, अभी तो सिर्फ नाक से खून निकला है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो गोली भेजे के आर पार कर दूंगा। संजय बोला, तुम लोग बच नहीं पाओगे, तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। अंजलि गुस्से से चीख कर बोली, तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम ये सुनो कि मैंने तुम्हारे बाप को कैसे और क्यों मारा। उस दिन विक्रम ने मुझे और संजय को मिलने के लिए बुलाया था। मोहन कोठारी ने चेयर पर बैठकर फिर से बोलना शुरू किया। रात होते होते हम विक्रम से मिलने पहुंचे। उस वक्त बंगले पर विक्रम और गेटकीपर के अलावा कोई नहीं था। तुम उस वक्त अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई हुई थी।
विक्रम चाहता था कि संजय तुमसे शादी कर ले। संजय, मेरी अंजलि से शादी कर लो। वैसे भी जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही चुका है। सॉरी अंकल, मैं अंजलि से शादी नहीं कर सकता, संजय ने मना कर दिया था। ऐसा मत कहो संजय, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, विक्रम ने कहा। आपकी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। हाँ, अगर मैं उससे शादी करूँगा तो मेरी भी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। संजय, मेरी बेटी पर कुछ तो रहम करो। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीलाम होने वाला है। वो कहाँ जाएगी? विक्रम हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था। जब संजय अंजलि से शादी नहीं करना चाहता तो तुम उसे ऐसे फोर्स कैसे कर सकते हो? हम दोनों विक्रम से मना करते कमरे से बाहर आ गए। अब विक्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि कभी भी विक्रम के सामने ये बात ना आए कि गौरी को उसकी शादी की रात मैंने फ़ोन करके बुलाया था और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गैलरी को पार करते मैं संजय से कह रहा था, लेकिन पता नहीं कब विक्रम हमारे पीछे पीछे चला आया था और उसने गौरी वाली बात सुन ली थी और उसने हमें धमकी दी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी का हक मार लिया। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन गौरी के साथ जो तुमने किया ये जानकर मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं सबको बताऊँगा कि गौरी को तुमने मारा है और सबसे पहले साहिल को बताऊँगा। विक्रम ये कहता हुआ कमरे के वापस गया और तुम्हें फ़ोन करने लगा। ये देखकर मैं और संजय डर गए। तभी संजय कमरे में गया और विक्रम को बेड पर धक्का दिया। उसके बाद संजय ने विक्रम के मुंह को पिलो से दबाया और उसे मार डाला। विक्रम की मौत को नेचुरली दिखाने के लिए हमने गेट कीपर को मोटी रकम देकर खरीद लिया और गेट कीपर ने सबको यही बताया कि विक्रम चौधरी का हार्ट फेल हो गया है और सबने यकीन भी कर लिया, क्योंकि विक्रम की तबीयत खराब होते सबने देखी थी और सब जानते थे कि वो दिल का बीमार है। अपने डैड की मौत के बारे में सुनकर अंजलि वहीं साहिल के पास बैठी रोने लगी। क्या किसी पर भरोसा करने की इतनी बड़ी सजा भी मिल सकती है? अंजलि रोते रोते बड़बड़ाई। साहिल कुछ नहीं बोला, वो बस अंजलि को देख कर रह गया। अफसोस होता है मुझे उस वक्त पर जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा। कैसे मैं तुम जैसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी। तुम्हें इंसान कहना मतलब इंसानियत की तौहीन करना है। तुम तो दरिंदे हो, खूनी दरिंदे। अंजलि ने अपनी आंखें रगड़ी और संजय को देखते हुए नफरत से बोली। अंजलि की बात पर संजय हंसा और मोहन कोठारी से बोला, डैड, अब इन दोनों का क्या करना है? करना क्या है? खत्म करो दोनों को और जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ से निकलने से पहले सारे सबूत मिटा देना। मैं तब तक तुम्हारा कार में इंतजार करता हूँ। मोहन कोठारी कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तो तुम दोनों में से पहले किसे मरना है? संजय ने कहते हुए गन निकाली, लेकिन साहिल संजय को देखकर हंसने लगा और उसकी हंसी बढ़ती ही जा रही थी। संजय साहिल को ऐसे हंसते देख बोला, लगता है मौत को सामने देखकर तुम पागल हो गए। मैं तो पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन तुम जरूर बेवकूफ़ हो। साहिल अब भी हंस रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? संजय कुछ सोचते हुए बोला, मेरा मतलब क्या है ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे तुमने सही कहा था कि मैं बहुत चालाक हूँ और मैंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। क्या किया है तूने? बोल जल्दी। तू बोलता क्यों नहीं? संजय साहिल के सिर पर गन तानते हुए बोला, बस अभी 10 मिनट रुक जाओ। बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा है, बस 5 मिनट रुक जाओ। साहिल हंसते हुए बोला। संजय ने साहिल को गन के इशारे से उठाया और उससे फिर बता तूने क्या किया है, बोल। संजय के बार बार पूछने पर भी साहिल ने कुछ नहीं बताया। वो बस मुस्कुराता रहा और यही सोचता रहा कि किसी भी तरह से उसे संजय को यहाँ से जाने से रोकना है, तब तक जब तक अमर पुलिस को लेकर यहाँ नहीं आ जाता। दरअसल घर के अंदर आने से पहले जब साहिल और अमर कार में थे तो साहिल ने अमर से कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ और मेरे अंदर जाने पर तुम अपना फ़ोन ऑन ही रखना। अंदर जो भी हलचल या बात होगी वो तुम्हें मेरे मोबाइल के ज़रिए सुनाई देती रहेगी, और अगर किसी की नज़रों में आए बिना मैं अंजलि को ढूंढने में कामयाब रहा तो तुम्हें ये भी मेरे मोबाइल के ज़रिए पता चल जाएगा, मतलब मैं बता दूंगा। और अगर मैं अंदर पकड़ा जाता हूँ तो तुम फ़ौरन यहाँ से निकल कर पुलिस को खबर करना और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को यहाँ लेकर आना। अमर भी सारी बात समझ चुका था, इसलिए साहिल संजय को यहाँ से जाने से रोक रहा था। तू ऐसे नहीं बोलेगा, अब बता क्या किया है तूने? संजय ने साहिल के पेट में 2 घूंसे मारे और साहिल अपने पेट को पकड़े अब भी हंसता रहा। संजय साहिल को मारता रहा और साहिल हंसते हुए मार खाता रहा। तभी अंजलि संजय को रोकते हुए बोली, छोड़ो उसे, छोड़ो। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और साहिल को मारते हुए संजय के हाथ रुक गए। संजय ने सायरन की आवाज़ पर कमरे से बाहर देखा
और तभी बाहर से एक आदमी बदहवास भागता हुआ आया और संजय से बोला, साहब पुलिस आ गई है। उस आदमी को देखकर साहिल बोला, ये किया है मैंने। साहिल की बात सुनकर संजय ने गुस्से में साहिल को फिर से मारना शुरू कर दिया। बाहर से गोली चलने की आवाज़ें आने लगी तो वो आदमी कमरे से बाहर भागा और संजय ने भी बाहर की तरफ देखा और उसी वक्त साहिल ने संजय के हाथ से झपट कर गन ले ली और उसे बाहर चलने के लिए कहा, अपने हाथ ऊपर कर। संजय ने हाथ ऊपर किए और गुस्से से साहिल को देखा। आंखें क्या दिखाता है, चल चल। साहिल ने संजय को दरवाजे की तरफ धक्का दिया। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। गेम पलटते देख अंजलि साहिल के पीछे आ खड़ी हुई। तेरे बाप लोग आए हैं तुझे लेने। दरवाजे से निकलते हुए साहिल बोला। तभी गैलरी से पुलिस के कुछ लोग आते दिखाई दिए। उनके पीछे अमर भी था। साहिल ने संजय को पुलिस की तरफ धक्का दिया और बोला, ये रहा मुजरिम। एक पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर संजय के हाथों में हथकड़ी लगाई। संजय तिलमिला रहा था। तभी अंजलि आगे बढ़कर संजय का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगी। अंजलि मारती जा रही थी तो एक पुलिस वाला बोला, मैडम छोड़िए उसे। लेकिन अंजलि ने तो जैसे सुना ही नहीं। वो बस संजय को थप्पड़ मारती रही और संजय अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। तभी एक लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर अंजलि को रोका। इंस्पेक्टर, ये गन। साहिल ने हाथ में पकड़ी गन इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाई। ये इसी की है। इंस्पेक्टर ने गन ली और संजय की तरफ इशारा करके अपने कांस्टेबल से बोला, ले चलो इसे। तुम दोनों ठीक हो? अमर ने साहिल और अंजलि से पूछा। अंजलि ने इशारे से कहा, जबकि साहिल बोला, इतनी देर से क्यों आए? ये देखो कितनी मार खानी पड़ी मुझे। साहिल ने अपने मुंह पर लगे खून को दिखाया। ओ जनाब, यहाँ तो खून की नदियाँ बह गईं। अमर ने इतने भोलेपन से कहा कि साहिल और अंजलि दोनों हंस पड़े। अंजलि सोकर उठी और उसने एक लंबी सी अंगड़ाई ली। कई हफ्तों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुसी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई, जहां पहले से ही अनामिका और साहिल बैठे हुए थे। अनामिका ने मुस्कुराकर अंजलि को देखा, जबकि साहिल एक नज़र डालकर अपने नाश्ते में लग गया। ये नक्चड़ा तो ऐसे ही रहता है, अंजलि ने साहिल को देखकर सोचा। सब पता है लेकिन कुछ कहती नहीं, नक्चड़ी कहीं की। साहिल ने अंजलि पर एक निगाह डालकर सोचा, मैं क्यों कहूँ, तुम मर्द हो, पहल तो तुम ही करोगे। साहिल और अंजलि दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या जुबा से इजहार करना जरूरी है? तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई देती है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है कि तुम अपनी जुबान से इजहार करो। जाओ, मैं नहीं करता। साहिल ने टोस्ट खाते हुए अंजलि को देखा। तो मत करो, मैं कौन सा तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। अंजलि ने साहिल को देखा, फिर अपनी प्लेट में झुक गई। कल से हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही खबर दिखा रहे हैं कि संजय कोठारी पर विक्रम चौधरी का कत्ल और धोखाधड़ी का आरोप साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अनामिका बोली, इंसान को अपने कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में मिलती है। बस किसी को जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से। सही कह रही हो अंजलि। फिर तुम दोनों ने भाग दौड़ भी तो इतनी की थी संजय को सज़ा दिलवाने के लिए। अनामिका के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। पिछले 3 महीनों से अंजलि और साहिल संजय को सजा दिलाने में लगे थे। जब भी केस की तारीख आती तो वो दोनों साथ में कोर्ट जाते। गेट कीपर भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, जिसने सारी सच्चाई उगल दी थी। संजय के खिलाफ पुख्ता सबूत थे जो उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी थे। उस दिन जब अमर के साथ पुलिस आई तो संजय के आदमियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पलटकर पुलिसकर्मियों ने भी उन गुंडों पर फायरिंग की, जिसमें मोहन कोठारी और कुछ गुंडे एनकाउंटर में मारे गए। अंजलि और साहिल दोनों ही संजय को उसके किए की सजा दिलाने में कामयाब हुए और इसी बीच वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और ये बात दोनों जानते थे, मगर दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहने को तैयार नहीं थे। शायद दोनों का ईगो बीच में आ रहा था। साहिल ने अमर और अनु को डिनर पर बुलाया था। वो एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें सिर्फ 5 लोग शामिल थे। सभी डिनर करके गार्डन में बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। सर्दियाँ शुरू हो रही थी तो सभी इस मौसम की पहली हल्की फुल्की ठंडक का मजा लेकर मस्ती करने लगे। अनामिका गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आई। मग से उठती भाप के साथ कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है, अमर बोला और सभी ने सहमत के साथ अपना सिर हिला दिया। तभी अचानक अमर ने अपना मग टेबल पर रखा और अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, अंजलि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमर की बात पर सब हक्का बक्का हो गए। बहुत देर तक तो अंजलि ऐसे ही सकित बैठी रही। फिर उसने सामने देखा।
साहिल उसे ही देख रहा था। अमर ने अंजलि से फिर पूछा, लेकिन अंजलि अब भी कुछ नहीं बोली। अमर कुछ पूछ रहा है अंजलि, उसे जवाब दो, अनु बोली, लेकिन अंजलि चुप रही। क्या सोच रही हो अंजलि? अमर जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, अनामिका बोली। और साहिल ने अपनी मॉम को देखा। मैं क्या बोलूँ आंटी, ऐसे एकदम कैसे जवाब दे दूँ? अंजलि के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अरे हाँ बोल दे, और क्या बोलना है। देख अंजलि, अमर को तो तू इतने महीनों से जानती है, अच्छा खासा बनता है। क्या तुझे अमर से कोई कमी नजर आती है? अनु बोली। लेकिन लेकिन क्या? अनामिका ने अंजलि की बात काटी। स्मार्ट है, खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, खाता कमाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी इतनी तारीफ पर अमर शर्मा गया। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, बस साहिल ही चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। अब तू कुछ बोलेगी भी? अनु, मैं मुझे सोचने का वक्त दो, अंजलि बोली। ठीक है, दिया तुम्हें वक्त, अमर खुशी से बोला। मुझे सुबह तक बता देना। सुबह तक? अंजलि चिल्लाई। हाँ, सुबह तक मुझे जवाब चाहिए, अमर बोला। अंजलि ने साहिल को देखा और बोली, सुबह तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अंजलि की बात पर साहिल ने उसे देखा और अंजलि खाली मग की ट्रे लेती उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ मुड़ गई। साहिल की नजरों ने दूर तक अंजलि का पीछा किया। अंजलि किचन से बाहर आ रही थी कि दरवाजे में ही साहिल ने उसका रास्ता रोक लिया। अंजलि ने साहिल को देखा और एक साइड से निकलना चाहा, लेकिन साहिल ने दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथ इधर उधर चौखट पर रख लिए। साहिल की इस हरकत पर अंजलि उसे देखती रही। तो तुम अमर से शादी करोगी? इसमें बुराई क्या है, कर भी सकती हूँ, साहिल की आंखों में देखकर अंजलि बोली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्यार मुझसे और शादी अमर से? साहिल धीरे से चीखा ताकि बाहर आवाज ना जाए। आपसे प्यार? किसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? अंजलि की बात पर साहिल को गुस्सा आया और उसने अंजलि को दरवाजे से लगाकर उसकी चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बनाया। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार, लेकिन कभी तुमने मेरी आंखों में भी देखा है? अंजलि ने साहिल की आंखों में देखा और बोली, आपकी आंखों में तो मैं ही दिख रही हूँ, दोनों आंखों में इतनी सी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझी? साहिल ने अंजलि के दोनों कंधों को थाम लिया। क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती? बोलो। अंजलि बस साहिल की आंखों में देख ही गई और कुछ नहीं बोली। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और इसका सबूत ये है। साहिल ने अपनी उंगली से बारीक सी रिंग निकाली और अंजलि की उंगली में पहना दी। अंजलि अपनी उंगली में पड़ी उस बारीक सुनहरी रिंग को देखे गई। अब तुम मेरी हो गई हो, क्या अब कोई और सबूत चाहिए तुम्हें मेरी इस मोहब्बत का? साहिल बोला तो अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। हमें अब और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम देखना चाहते थे वो हमने देख लिया, अमर अंदर आते हुए बोला। उसके पीछे अनामिका और अनु भी थी। देखना चाहते थे मतलब? साहिल अमर की तरफ घूम गया। मतलब मतलब हम सब तुम दोनों को एक होते देखना चाहते थे, इस बार अनामिका बोली। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये अमर शादी। साहिल की बात अधूरी रह गई। वो सब तो एक नाटक था तुम दोनों को मिलाने का। इश्क छुपाए नहीं छुपता जनाब, और हम जानते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं था। बस इसीलिए ये प्रपोज का नाटक करना पड़ा। और अंजलि, तुम क्या कह रही थी कि सोच कर जवाब दोगी? मेरे प्यार पर डाका डालने चली थी तुम? अनु बोली। क्या? तुम दोनों? इस बार साहिल और अंजलि दोनों साथ बोले। बिल्कुल हम दोनों। अमर ने अनु का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम दोनों एक दूसरे के करीब करते करते हम दोनों ही करीब हो गए। वो क्या है ना, आंटी ने मुझे ये काम तब सौंपा था जब अंजलि यहाँ रहने आई। आंटी चाहती थी कि मैं तुम दोनों को करीब लाऊं, और इस काम में मैंने अपने साथ अनु को भी मिला लिया। बस फिर क्या था, जहाँ भी अनु अंजलि को लेकर जाती मैं तुम्हें वहां लेकर पहुंच जाता। अमर ने बताया तो साहिल और अंजलि खड़े अनामिका को देखने लगे, जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मॉम, ये सब प्लानिंग आपकी थी? हाँ जी बेटा जी, मैं अंजलि को अपनी बहू जो बनाना चाहती थी। तो कैसा लगा हमारा गेम प्लान? अमर ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। बहुत धांसू था तुम सबका प्लान। साहिल ने अमर के घूंसा मारने का नाटक किया। तो इसी बात पर आंटी कुछ मीठा हो जाए, अमर बोला। हाँ बिल्कुल। अनामिका किचन की तरफ बढ़ गई और अमर अनु का हाथ पकड़े गार्डन की तरफ बढ़ गया। साहिल अंजलि के पास आया तो अंजलि ने रिंग वाला हाथ दुपट्टे में छुपा लिया और बोली, मैं ये रिंग उतारने वाली नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ रिंग उतारने को? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम रिंग उतरवाने को कह दो। ये सब नाटक था तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर। साहिल ने अंजलि के होठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बेफिक्र रहो,
तुम्हारा हाथ थामा है तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। और अंजलि ने साहिल की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर अपने होठों से साहिल की उंगली हटाई और उसका हाथ थाम लिया, जिसे साहिल ने भी अपने दूसरे हाथ से मजबूती से थाम लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।